नो चलो ऐसे रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक ऐसा एटमॉस्फेयर और ग्राउंड बना दूं कि जिसके अंदर रहते हुए हम ये डिस्कशन कर सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो फंडामेंटल क्वेश्चन होना चाहिए, जब भी आपने फिजिक्स में किसी भी बात पे डिस्कशन करनी है, आपने एक प्रॉब्लम रेज करनी है। ठीक है, जब भी कोई नई थ्योरी आती है, जब भी कोई नया आइडिया आता है, वो किसी प्रॉब्लम की वजह से आता है। ठीक है, अच्छा, तो क्लासिकल फिजिक्स जो न्यूटन की पिक्चर है और क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लासिकल फील्ड थ्योरी जिसमें न्यूटन आ जाता है, ऑयलर आ जाता है और लग्रांज, हैमिल्टन, इन लोगों की फॉर्मलिज्म आ जाता है, वो पार्टिकल्स के मोशन को और प्रिडिक्टेबिलिटी है जो फिजिक्स में, उसे बिल्कुल ओबेक, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो तो हम किसी भी पॉइंट पे उसकी पोजीशन, मोमेंटम, फोर्स, कोई भी चीज फाइंड कर सके, हमें कोई मुश्किल नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब कि पार्टिकल्स की प्रिडिक्टेबिलिटी पूरे हमारे हाथ में आ जाती है। राइट, अच्छा, जब भी आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात सुनते हो तो जितनी भी पिक्चर्स आपने सुनी है, चाहे वो स्ट्रिंग्स से रिलेटेड हो, चाहे वो कैट्स से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आपके ज़हन में सबसे बड़ी चीज ये आती है कि हमारे पास प्रिडिक्टेबिलिटी कम हो रही है, हम उतने प्रिडिक्टेबल नहीं हो पा रहे क्वांटम मैकेनिक्स में। इसकी क्या वजह है कि हम ज्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं हो पा रहे क्वांटम मैकेनिक्स में? ये पहली रीजन है क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है, यूनिवर्स में 100% प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, दो क्वांटिटीज सबसे मशहूर क्वांटिटीज हैं, उनके साथ स्टार्ट कर लेता हूं। दो क्वांटिटीज हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए। वो है कि पार्टिकल कहां पे है और कितना फास्ट है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें किसी भी चीज की डायनामिक्स समझने के लिए, कि वेयर द पार्टिकल इज, जिसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन, है ना। और दूसरी क्या चीज है, स्पीड, जिसे हम मोमेंटम भी कह सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मैच टाइम वेलोसिटी, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन, है ना। तो हमें बस ये बात पता चल जाए ना किसी पार्टिकल के बारे में, तो हम उसकी डायनामिक्स के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है क्वांटम मैकेनिक्स की। कुछ किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, अभी मैं बताता हूँ किस किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। कुछ किस्म के पार्टिकल्स होते हैं जिनकी पोजीशन जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा सिस्टम चेंज हो जाता है। या जब हम मोमेंटम मेजर करते हैं हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसका मतलब हम एक वक्त में या पोजीशन कर सकते हैं कैलकुलेट, या मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, राइट। अच्छा, तो ये हमारा ग्राउंड है क्वांटम मैकेनिक्स की नीड का। हमें कोई नई थ्योरी चाहिए जो प्रिडिक्टेबिलिटी वाली थ्योरी नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी वाली थ्योरी हो। ठीक है, जो कम से कम इतना ग्राउंड दे सके कि हम कैलकुलेट करने से पहले, एक्सपेरिमेंट करने से पहले कोई इंफॉर्मेशन दे सकें कि शायद ऐसा होगा। ठीक है, फिजिक्स किसी भी थ्योरी को अच्छा साबित करने के लिए हम ये देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट से पहले कितना ज्यादा डाटा देती है और कितना एक्सपेरिमेंट से करीब देती है। ठीक है, जो थ्योरी प्योरली एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हो, जैसे अगर हम कंसीडर करते हैं कि केमिस्ट्री ही साइंस होती तो वो बहुत अच्छी थ्योरी ना होती। अच्छा, सॉरी मुझे ये यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, तो अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करो ना, तो एक चीज होती है पोटेंशियल एनर्जी ना। आपने पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना होगा, तो ये बहुत फंडामेंटल चीज है। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी से आप फोर्स निकाल सकते हो, राइट। ये आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी से आप फोर्स निकाल सकते हो। आप किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाए, आप ये पता लगा सकते हो उस पर कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, सिंपल बात, इससे मुश्किल कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। अगर आपके पास फोर्स आ जाए तो आप और क्या निकाल सकते हो? आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, और इवेंचुअली क्या निकाल सकते हो? पोजीशन निकाल सकते हो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करोगे, आपके पास पोजीशन आ जाएगी, पोजीशन भी आ जाएगी और मोमेंटम भी आ जाएगा। तो पोजीशन और मोमेंटम आप दोनों फाइंड कर लोगे, आपको बस पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। कितनी इजी थ्योरी है, कितनी एलिगेंट और खूबसूरत थ्योरी। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए एंड यू कैन नो एवरीथिंग अबाउट द सिस्टम। अब कुछ किस्म के पार्टिकल्स होते हैं जो इतने सिंपल नहीं होते। उन पार्टिकल्स को मैं एक नाम दे देता हूं, बहुत मुश्किल नाम देते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स। अब क्या चीज स्मॉल होती है?
प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पॉल डिरैक की बुक में डिरैक ये डिफाइन करता है कि स्मॉल क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल क्या होता है। स्मॉल पार्टिकल्स के लिए क्वांटम मैकेनिक्स यूज होती है। तो स्मॉल पार्टिकल क्या होगा, मैंने अभी डिस्कस कर लिया, वो पार्टिकल जो ऑब्जर्वेशन से डिस्टर्ब होती है वो स्मॉल पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल चेयर को मैं देखता हूँ, मैं इसे कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसके ऊपर लाइट गिर रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंख में जा रही है। तो लाइट ऑब्जर्व करने का मतलब एपरेटस है हमारे पास, ठीक है। लाइट इस पे गिर रही है और मेरी आंख पे जा रही है, क्या लाइट इसे डिस्टर्ब कर रही है? नहीं, द चेयर डजंट केयर, है ना। उसके ऊपर लाइट जितनी मर्जी फेंकते रहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट फेंकूं, क्या वो डिस्टर्ब होगा? वो होगा। आपको केमिस्ट्री से पता होगा, है ना, वो हायर शेल्स में चला जाता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो रहा है लाइट से, ठीक है। हम बाय द वे पोजीशन कैलकुलेट भी ऐसे करते हैं कि हम लाइट फेंकते हैं और वो रिफ्लेक्ट होती है, फिर हमें पोजीशन पता चल जाती है। तो वो पार्टिकल्स जो ऑब्जर्वेशन से डिस्टर्ब हो जाते हैं उनके लिए हमें नई फिजिक्स चाहिए। ये वाली फिजिक्स उनके लिए रिलेटेबल नहीं रहेगी। क्या ये फिजिक्स गलत है? नहीं, ये फिजिक्स उन चीजों के लिए बिल्कुल सही है कि जो डिस्टर्ब नहीं होते मेजरमेंट से, लेकिन हमें न्यू फिजिक्स चाहिए। दिस इज नीड फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इसे और भी बहुत तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। सो दिस इज आवर ग्राउंड फॉर डिस्कशन। अब मैं चाहूंगा सारे लोग पार्टिसिपेट करें। यहाँ सबको क्वांटम मैकेनिक्स आ गई है समझ? If you have any questions, जो आप उससे डिस्कस कर सकते हो। Whatever he mentioned अभी। I don't have any questions. अच्छा नहीं, I think it would have been a bit मतलब more आपके जो फ्रेशमैन हुए ना उनको थोड़ा सा उसके लिए अगर कोई क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट ही करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन। खैर अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है, आई हैव अ क्वेश्चन और काफी बेसिक सा है। What do we exactly mean by quantum consciousness? ये सेकंड पार्ट ऑफ डिस्कशन है, सेकंड पार्ट। ये भी स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था पहले उसे एस्टेब्लिश कर लें, पहले पार्ट। क्वांटम मैकेनिक्स पे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी देर की। You want to add something? हाँ, If anyone else is not like, so I can start. हाँ, sure. हाँ, so हमने अभी तक जो बात की है वो ये है कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं कायनात में, बहुत स्मॉल एक बट बहुत जनरल एब्स्ट्रैक्ट तरीके से उन्होंने बताया है मुसब ने कि हमारे पास कौन से ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें ऐसी फिजिक्स की जरूरत है जो जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने की है वो क्वांटम मैकेनिक्स की ये बात है, जो फीचर है कि ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में अपनी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो हमें और कई वियर्ड और स्पूकी चीजें पता चलती हैं क्वांटम मैकेनिक्स के मिरर से और आईने से अगर देखा जाए चीजों को। तो सबसे पहली चीज डिटर्मिनिज्म हमारी खत्म हो जाती है। अब मुझे पहले डिटर्मिनिज्म को थोड़ा सा बताना है कि डिटर्मिनिज्म क्या है। सबसे पहली बात, लॉर्ड कैल्विन ने, मुझे उनका जो असल नाम है वो नहीं पता, उन्होंने कहा था कि न्यूटन के बाद जब काफी ज्यादा हमारी थ्योरीज डेवलप होगी, लाइक मेरे ख्याल में गालबन 19वीं सदी में या 20वीं सदी में उन्होंने ये अर्ज किया था कि वी नो एवरीथिंग और अब हमें प्रिसीजन की जरूरत है। तो उसके कुछ ही साल बाद फिर वो जनरल रिलेटिविटी आ गई, प्लैंक का वो कांस्टेंट आ गया, डिस्क्रिटाइजेशन और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी आ गई। तो वो जो क्लासिकल मॉडल था, वो जो उसकी पता चला उसकी बुनियादें इतनी ढीली डाली थी स्मॉल मैटर के लिए, स्मॉल पार्टिकल के लिए, कि वो इररेलेवेंट होगी, मुकम्मल तौर पे इररेलेवेंट हो। तो उसके बाद जब स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी कुछ ही दहाइयों में आ गई, तो पता चला कि ये तो और भी जो है ना वो अमारत खराब थी। खैर, तो उसमें डिटर्मिनिज्म का मतलब लॉर्ड कैल्विन का मैंने हवाला इस वजह से दिया है कि वो सबसे जो फेमस डिटर्मिनिस्ट थे उनमें से था। वो डिटर्मिनिज्म ये है कि मैं फिजिक्स के अंदर अगर किसी एक सिस्टम को लेता हूं, सिस्टम को डिफाइन करता हूं, सिस्टम से मेरी मुराद ये है कि कुछ भी जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनीथिंग
सिस्टम का मेरे ख्याल में अब फिजिक्स के नेचुरल साइंसेस के स्टूडेंट्स को सिस्टम की फॉर्मलिज्म तो पता ही होगी, ठीक है। उसके बाद सिस्टम को डिफाइन करने के बाद मैं एक मॉडल बनाता हूं। मॉडल क्या है, मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूं कि अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लें, ठीक है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं फिर अगली बात जो करता हूं वो ये है कि मेरे लिए पैरामीटर कौन कौन से, मैं उन किन किन पैरामीटर में इंटरेस्टेड हूं। मिसाल के तौर पे मैं फिजिक्स पढ़ेंगे, थर्मल फिजिक्स पढ़ेंगे, वहां पे टेम्परेचर, हीट और थर्मल एनर्जी और इंट्रोपी वगैरह की चीजें आप देख रहे होते हैं। जब आप आते हैं थोड़ा सा इधर मैकेनिक्स की तरफ, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स की तरफ, आप एक्सेलरेशन, टाइम, वेलोसिटी और पोजीशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। सो डिटर्मिनिज्म हमारे पास ये है कि हमने सिस्टम डिफाइन कर लिया कि सिस्टम क्या है हमारे पास, और उस सिस्टम को के बारे में हमने सारी की सारी मालूमात जितनी भी हम ले सकते हैं वो हमने इकट्ठी करनी है। फिर उस जो असल काम है वो किसी भी मतलब फिजिक्स के अंदर किसी भी थ्योरी का वो असल काम है, हमने प्रेडिक्ट करना है। प्रेडिक्ट करने से ये मुराद है कि मैं अगर इस वक्त ये सिस्टम के ये पैरामीटर हैं तो आगे जाके मुझे बता दिया जाए कि सिस्टम इस हालत में जाएगा, तो मैं कुछ मुझे बता दिया जाए और कुछ मैं खुद बताऊंगा पेपर के ऊपर और उसको मैं एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करूंगा, वही चीज सिस्टम उसी में होगा। दैट्स ऑल अबाउट यूनिवर्स। मतलब मुझे यूनिवर्स के बारे में जानना है फ्यूचर में, मतलब उस फिजिक्स मुझे करनी है एक यूनिवर्स की, तो मुझे पता होना चाहिए कि फ्यूचर में मुझे प्रेडिक्ट करना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा। ये प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो किसी भी थ्योरी की सबसे फंडामेंटल चीज है। तो डिटर्मिनिज्म ये थी कि मैं डिटर्मिनिज्म को अगर एक जुमले में कहा जाए तो वो ये होगा, टू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द सिस्टम। सब कुछ सिस्टम के बारे में जानना चाहता था और सब कुछ प्रिडिक्ट करना चाहता था मैं सिस्टम का, इसको डिटर्मिनिज्म। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स आई तो उसने सबसे पहले जो जिस चीज के ऊपर हमला किया वो डिटर्मिनिस्टिक, वो हमारा एक क्या कह सकते हैं डिटर्मिनिस्टिक सोच थी। उसने कहा सबसे पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट का हवाला दूंगा। हमें क्वांटम मैकेनिक्स जब पढ़ाई जाती है यूजी में तो दो अप्रोचेस होती हैं, एक उसको स्पिन फर्स्ट अप्रोच कहते हैं और दूसरी को वेव मैकेनिक्स अप्रोच कहते हैं। वेव मैकेनिक्स इस तरह आप समझ लें, मतलब ये आप जनरली बता रहा हूं कि जिस तरह हिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई है ना, सेम टू सेम उसी तरह, यानी कि वेव पार्टिकल डुअलिटी आई थी, वेव नेचर, ये वो सारी चीज जिस तरह एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उसी तरह बच्चों को बताया जाता है कि ये हुआ था। और स्पिन फर्स्ट अप्रोच एक अलग रेडिकल अप्रोच है कि जिसमें सबसे पहले स्पिन का आइडिया, एक एक्सपेरिमेंट जो बहुत बाद में जाके हुआ है वो डुअल वेव पार्टिकल डुअलिटी के भी बहुत बाद में हुआ, उससे स्टार्ट किया जाता है और क्वांटम मैकेनिक्स को एक फॉर्मलिज्म के तौर पे समझाया जाता है। तो अब स्पिन के बारे में अगर मैं वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा स्टर्न गर्ला एक्सपेरिमेंट को बताऊं तो उसमें सिंपल ये है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन की अगर मुझसे कोई पूछेगा कि स्पिन क्या है तो मैं ये कहूंगा कि ये अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। अब ये डिटर्मिनिस्टिक वो जो सोच का हामिल एक साइंटिस्ट है उसके साथ ये मैं बात करूं जैसे आइंस्टाइन कभी था, उससे अगर पूछा जाए कि इसकी स्पिन क्या है तो अगर मैं उसको कहूं कि अप भी हो सकती है, स्पिन अप भी हो सकती है, स्पिन डाउन भी हो सकती है। स्पिन अप और डाउन इतनी रेलेवेंट नहीं है, कलर कह दें, मैं कलर पूछता हूं इलेक्ट्रॉन के कलर क्या होते हैं, या फिर अब अगर आप ये भी नहीं कहते मतलब कलर भी नहीं कहना चाहते, आप हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस कह दें, कोई भी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी या जो भी है वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अब ये कह दें कि वो है क्या, तो ये डिटर्मिनिस्टिक बंदा कहेगा कि एक प्रॉपर आंसर दो भाई, अप ये है या डाउन है और कितनी अप है कितनी डाउन है। तो वो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम साइंटिस्ट जो है वो कह रहा है कि या तो अप है या डाउन है। अब ये बहुत बड़ा ब्लो था, एक क्या कह सकते झटका था हमारी डिटर्मिनिस्टिक सोच के लिए कि हम बता ही नहीं सकते कि सिस्टम अप स्टेट में या डाउन स्टेट में। 50% प्रोबेबिलिटी है कि आप में है, 50% प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिस्टिक आंसर्स हमें मिलने लग गए हमारे पैरामीटर्स के, हमारे वेरिएबल्स उनकी ये लिख रहे थे, यानी कि अप स्टेट की प्रोबेबिलिटी कह रही ये अप स्टेट है तो इसको 50% कह रहे। कभी ऐसा हिस्ट्री में हुआ ही नहीं था परसेंटेज, यानी कि कभी फिजिक्स में प्रोबेबिलिटी के आंसर का जो वो एक कॉन्सेप्ट है वो आया ही नहीं था कभी फिजिकल पैरामीटर्स के लिए। तो ये एक फीचर था और ये बहुत बड़ा फीचर है बाय द वे। उसने सारा का सारा जो क्लासिकल मॉडल था उसको क्या कह सकते हैं क्योटिक बना दिया। अब उसके बाद हम आगे डिस्कवर करते गए तो स्पिन का मैंने एग्जांपल दिया, इसके अलावा और कई पैरामीटर्स को ऑब्जेक्ट देखते हैं तो एक मुकम्मल थ्योरी उसको बनाया गया, एक फॉर्मलिज्म, एक मॉडल बनाया गया और क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई। अब यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एक फीचर हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक या प्रोबेबिलिस्टिक फीचर जो है वो उसका डिस्कस कर लिया।
उसके बाद जो एक और उन्होंने जो एक फीचर डिस्कस किया था वो ये था कि आप जब ऑब्जर्व करते हैं सिस्टम को तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि ये इतनी बड़ी चीज थी। अब क्लासिकली एक फुटबॉल को मैं किक करता हूं, क्लासिकली फुटबॉल को किक करने के बाद मुझे पता है कि वो कहां पे जाके गिरेगा और वेलोसिटी के साथ इंपैक्ट वेलोसिटी क्या होगी और मतलब कहां पे जाके रेस्ट में आ रही है सारी चीजें। तो अगर वो फुटबॉल के साथ मैं मतलब फुटबॉल को देखता रहता हूं तो फुटबॉल वहीं रहता है। अब था कि आप सोचें जरा, अब एक मैं आपको क्या कह सकते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट की दावत दे रहा हूं कि आप सोचें जरा कि आप एक फुटबॉल टीम आप मैच देख रहे हैं, एक तरफ बारसा है और एक तरफ रियल मैड्रिड है। अब मैं अपनी आंखों फुटबॉल अगर मूव करता होता देखने से, ऑब्जर्व करने से वो डिस्टर्ब होता, कौन जीत सकता था? वो कोई मुकाबला हो सकता था? मैसी के वो उसके रोनाल्डो के फैन से डिसाइड कर रहे होते हैं अल क्लासिको का रिजल्ट क्या है, ठीक है। और पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच इंडिया ने हमेशा जीतना था, गिवन दैट कि उनकी आबादी ज्यादा है, वो ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो अब सोचे फिर चाइना ने पाबंदी लगानी थी आबादी के ऊपर। सो दैट्स द केस। इतना ज्यादा मतलब मसले पैदा हो सकते हैं अगर क्वांटम मैकेनिक्स बड़े बॉडीज के ऊपर अप्लाई। लेकिन अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आई थिंक 1803 में हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद माय हिस्ट्री नॉलेज। 1803 में आई थिंक, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ है लाइट के लिए। अब आई थिंक 20th सेंचुरी में जाके इलेक्ट्रॉन के लिए वो हो गया, वो चीज एस्टेब्लिश होगी कि वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, लाइट के बारे में तो चले फिर भी कंट्रोवर्सी थी, कुछ मान रहे थे कि वेव है, कुछ मान रहे थे कि पार्टिकल, लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्लासिकली बोहर से लेके सब लोग यानी कि बड़े बड़े जो हमारे अजहान थे, जहन थे जो बड़े बड़े इस यूनिवर्स, तो वो कह रहे थे कि ये पार्टिकल है। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर मैं आपको कहूं कि उसमें भी वही पैटर्न फॉलो होता है जो वेव या लाइट में होता है, तो आप क्या कहेंगे? यानी कि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह, लाइट की तरह या वेव की तरह बिहेव करने लग गए। यानी कि उसमें भी आपके पास प्रोबेबिलिटी आती है, यानी कि आपके पास वो फ्रिंजेस जो हैं, आपने सब मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ तो सब वाकिफ है, तो इलेक्ट्रॉन भी ये कर रहे हैं। लेकिन नाउ आई एम गोइंग टू शॉक योर माइंड्स। हमने बकी बॉल्स, आपने केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सब लोगों ने मेट इंटर में, बकी बॉल्स में कितने एटम्स होते हैं कार्बन के? 69 एटम्स। 60 या 69? 60 to 80 पता नहीं। हाँ 60 to 80। अगर मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इनके साथ करूं तो व्हाट विल हैपन? एक मॉलिक्यूल है, इसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। 2 ही एटम्स होते हैं और बहुत छोटे छोटे। इसमें कार्बन के 80 एटम्स पड़े हुए हैं। इसके साथ वो एक्सपेरिमेंट किया गया आई थिंक 1920s में, आई डोंट नो द डेट्स एग्जैक्टली, बट रिजल्ट क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन वाला और लाइट वाला। सो क्वांटम मैकेनिक्स इज नॉट इररेलेवेंट फॉर स्मॉल फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स। स्मॉल और लार्ज की जो वो एक डिस्टिंक्शन है ना, समटाइम्स मतलब अगर वह हम मुसब की बात को दोहराएं कि जहां फोटोन पड़े तो वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। अब कुर्सी के लिए तो आप कह सकते हैं कि मैंने इसको देख रहा हूं तो नहीं हो रही, यानी कि डिस्टर्ब नहीं हो रही। अब मुझे एक और चीज का फैसला करना है कि मुझे कैसे पता चलेगा ये डिस्टर्ब हुई है या नहीं। हाउ वुड आई नो कि कुर्सी जो है वो डिस्टर्ब हुई है? सो हियर कम्स द मैथमेटिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एक मुकम्मल मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म डेवलप करना था। हाइजेनबर्ग ने, श्रोडिंगर ने और उसके साथ बहुत ज्यादा लोगों ने मिलके एक मुकम्मल जो फॉर्मलिज्म डेवलप किया। डायरेक्ट ने उसको एक बहुत और खूबसूरती के साथ उसको प्रेजेंट किया एक और वे। तो मेरे साथ मेरे पास अब मैथमेटिक्स भी आ चुका है क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक है। तो अब मैं फैसला कर सकता हूं कि मैं किस चीज को ऑब्जर्व करूंगा कि वो डिस्टर्ब होगी और किस चीज को ऑब्जर्व करूंगा कि वो नहीं डिस्टर्ब होगी। आपने वो रिसेंट 2015 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एक्सपेरिमेंट सुना होगा जिसमें हमने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था। क्या उसका नाम था, मुझे उसका LIGO लीगो जो भी है।
तो उसमें आपने देखा था कि ग्रेविटेशनल वेव्स की डिटेक्शन के लिए वहां पे भी क्वांटम, मैं उसकी वो मुझे सबसे पहले टॉक वहां यहाँ पे खड़ा होने से पहले मुझे बताना चाहिए था, मैं मैथमेटिकल रिगर को यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा, सूडो साइंटिस्ट की तरह ही साउंड कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल में आई एम ग्लैड टू एडमिट दैट, ठीक है। तो लेकिन फिर भी वो उस एक्सपेरिमेंट को मैं इतना रिग्रेसली नहीं आपके सामने वो बयान कर सकता, लेकिन फिर भी उसमें भी हम क्वांटम, वो जो पेंडुलम जो है या जो भी वहां पे इंस्ट्रूमेंट है वो इतने किलोमीटर लॉन्ग है, और उसमें भी हम क्वांटम लेवल पे फ्लक्चुएशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज नॉट इररेलेवेंट एट ईच एंड एवरी सिस्टम। यूनिवर्स के अंदर 69 या 80 एटम्स का जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो भी क्वांटम फिनोमेना अगर कर रहा है, तो क्वांटम मैकेनिक्स इज रियली रेलेवेंट फॉर दिस यूनिवर्स टू एक्सप्लेन। ब्लैक होल्स के बारे में जब आप क्वांटम मैकेनिक्स, वो भी बात वो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उसका नॉलेज नहीं है। इट विल बी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर दोज ग्रेजुएट्स जिन्होंने रिसर्च की, एंड इन पर्टिकुलर सर स्टीफन हॉकिंग के मैं वो जो पोटेशियम की वीडियो यहाँ पे सारी बयान कर दूं और उसका मैथमेटिक्स मुझे ना आता हो। सो वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट क्वांटम मैकेनिक्स इज रेलेवेंट इन आवर फिजिक्स। तो उसके बाद क्वांटम कॉन्शियसनेस पे आई वुड लाइक एनीवन एल्स टू थैंक यू। Question. Yeah. What about very large bodies like galaxies? इनके बारे में। अच्छा, मैम आयशा आ गई है, नाउ आई हैव टू बी मोर प्रूडेंट विजिलेंट। तो खैर उससे पहले जो मर्जी बोल सकता था, लेकिन खैर मेरे ख्याल में जहां तक अगर जनरली फिजिक्स के अंदर बात करें तो मैंने सबसे पहले जो मतलब फिजिक्स को एक मॉडल के तौर पे जो देखने वाले हैं, एक बुक है द ग्रैंड डिजाइन, उसमें उसने बड़ा खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया है कि मॉडल वर्जन ऑफ फिजिक्स क्या है। तो अगर आपके मॉडल के लिए जो क्वांटम लेवल की चीजें हैं वो आप अगर वो उनको इग्नोर कर सकते हैं, आपके साथ आपके पास प्रॉब्लम के अंदर वो रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल बहुत वो क्या कहते हैं ले मैन वाली मिसाल दूंगा, और कोई मिसाल जहन में आ नहीं रही इस वक्त, आई एम सॉरी टू से। अगर एक बिलियनर के लिए जो पेट्रोल की प्राइस है उसमें जो पैसे होते हैं मतलब 76.06 रुपीज, तो उसके लिए वो मैटर नहीं करते, ठीक है। लेकिन शायद हो सकता है कोई पाकिस्तान में ऐसा बंदा हो जिसके लिए वो मैटर करते। सो मिसाल बहुत सूडो साइंस में इसको कह सकते हैं, मैंने इकोनॉमिक्स से मिसाल दिया है, सॉरी फॉर दैट ऑल द फिजिसिस्ट एंड नेचुरल साइंटिस्ट हियर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो आप मॉडल पे डिपेंड करता है कि आपके मॉडल में वो रेलिवेंट है या नहीं। तो क्वांटम लेवल, क्वांटम फिनोमेना जो है वो रियली मैटर करेगा या नहीं, ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। आई वांटेड टू जस्टिफाई स्मॉल। आई एम नॉट सेइंग वो, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, मैं जस्ट ये जस्टिफाई करना चाहता हूँ। हाँ करो। हाँ फिजिक्स में एक टर्म होती है इनर्शिया। इनर्शिया को अगर आप लैटिन जुबान में देखो, इनर्थी कहते हैं ढीठ इंसान को। तो क्या इनर्शिया का फिजिक्स में ढिठाई के साथ कोई ताल्लुक है? नहीं, ज्यादा ताल्लुक नहीं नजर आता, मुझे नहीं नजर आता, शायद आपको नजर आता। अच्छा, तो स्मॉल को मैंने डिफाइन किया। इनर्शिया एक पैसिव ऑब्जेक्ट है, हाँ ओके, लेकिन छोटी चीज भी उसमें कम डिटाई होगी, ठीक है। अच्छा, तो स्मॉल को मैंने डिफाइन किया था। स्मॉल की डेफिनेशन मैंने दी। स्मॉल की डेफिनेशन ये थी कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट कि जब जिस पे एक्सपेरिमेंट की जाए, ऑब्जर्वेशन की जाए, तो वो डिस्टर्ब हो। तो आप बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्ट ले लो, वो डिस्टर्ब तो होती है, लेकिन छोटी ऑब्जेक्ट ज्यादा हो जाती हैं, बड़ी ऑब्जेक्ट्स कम होती हैं, ठीक। हमें एक ऐसी थ्योरी चाहिए जो सारे केसेस के लिए हार्मनी में आती हो, ठीक है। एक ऐसी थ्योरी चाहिए जो हाइड्रोजन एटम की भी प्रिडिक्टेबिलिटी रखती हो और मॉलिक्यूल्स की भी रखती हो, ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज की भी रखती हो। तो ऐसी थ्योरी चाहिए। फंडामेंटल थ्योरी कहते ही उसे हैं जिसपे कोई बहुत स्पेशल कॉन्स्ट्रेंट्स ऐसे नहीं लगते कि वो पूरी फील्ड को बहुत श्रिंक करे, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स को इस वजह से कहते हैं कि वो हार्मनी में आती है बड़ी ऑब्जेक्ट्स के साथ। इवन एक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, आपने बहुत साइ-फाई मूवीज में देखी होगी, मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन। उसमें जो फिजिसिस्ट था उसने दरअसल यूनिवर्सल वेव फंक्शन निकाला था, साइ ऑफ यूनिवर्स निकाला, मतलब पूरी यूनिवर्स का भी वेव फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप पूरी यूनिवर्स पे भी क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, तो क्या
प्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर जो मैंने और ईसान ने बयान किया, क्या प्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर फिर भी एग्जिस्ट करता होगा बड़ी बॉडीज के लिए भी, जैसे प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, क्या उनके लिए भी प्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर होगा पोजीशन और मोमेंटम का? आप लोगों को क्या लगता है? रिलेटिव होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा। यस होगा। मतलब मुझे ऑब्जर्व करने की प्रोबेबिलिटी चांद पे भी है, लेकिन बहुत टाइमी है ना। तो मेरे सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं फोटॉन्स, मेरे सिस्टम को भी कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि वो डिस्टर्ब कितना ज्यादा किया है? आप मुझे 10 सेकंड के लिए देखोगे और फिर एवरेज लोगे कि 10 सेकंड में आपने मुझे किस तरफ देखा, हर सेकंड में आपने मुझे किस तरफ देखा। अगर हर बार इधर ही देखा है, इसका मतलब जो प्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर है वो बहुत कम हो गया, वो बहुत ज्यादा हो गया, और प्रोबेबिलिटी जो बाकी वो उनकी पोजीशंस की है वो बहुत कम हो गई, माइन्यूट हो गई है, 0 के बराबर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जिसे हमने कोई क्रिटिकल पॉइंट रख दिया है कि 10⁻⁷ मीटर से नीचे जाएंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, ऐसी बात नहीं। स्मॉल की डेफिनेशन ये है कि वो चीज जिसे जब ऑब्जर्व किया जाए, हमारे ऑब्जर्वेबल्स जब आप फाइंड करना चाहो, तो फिर वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे फंडामेंटल स्टेटमेंट है कि जब भी आप कोई चीज ऑब्जर्व करना चाहते हो, यू नीड टू डिस्टर्ब द सिस्टम ऑलवेज, चाहे वो गैलेक्सीज को आप ऑब्जर्व करना चाहते हो। और जहाँ तक ब्लैक होल की बात वैसे यहाँ पे करनी चाहिए, चलो कर लेते हैं। अच्छा, जहाँ तक ब्लैक होल की बात है, गैलीलियो के ज़माने में ना, ये मैंने बात शायद पहले भी बताई, गैलीलियो को एक फिलोसफर ने बताया था कि जो ज़मीन है ना, जो ज़मीन के गॉड्स हैं वो गॉड्स ऑफ केओस हैं, क्योंकि देखो तुम जिधर भी देखो तुम्हें केओस नजर आता है, वो रेडी लेके वो उस बंदे में बच गया और वगैरह वगैरह, केओस नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर तुम सितारों की तरफ देखो तुम्हें हारमोनी नजर आती, ऐसा लगता है जैसे मोज़ार्ट की सिम्फनी नंबर 40 स्टार्ट हो गई है इन सी माइनर, K331 थर्ड मूवमेंट। ओके, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है और बहुत बैलेंस्ड है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे उतना परफेक्ट नहीं लगता। तो गैलीलियो ने कहा कि नहीं, आपकी बात गलत है। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा मैं एक रॉक लेता हूँ, जिसे गैलीलियो रॉक थॉट एक्सपेरिमेंट होता है। वो कहते हैं उस रॉक को मैं आसमान पे फेंकता हूँ और वो आसमान पे जाता रहता है और वो पहुंच जाता है गैलेक्सीज में। तो वो इस दुनिया का है या उस दुनिया का? तो फिलोसफर ने कहा हाँ, ये तो एक ही दुनिया है दोनों। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन वो ब्लैक होल हमारे लिए आज गैलीलियोस रॉक है, क्योंकि जो बड़ी ऑब्जेक्ट्स है ना उनके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट थ्योरी हम यूज कर रहे हैं समझने के लिए, और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे मैंने स्मॉल नाम दिया, ठीक है, उनके लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स यूज कर रहे हैं। तो दो फंडामेंटल थ्योरीज, दो जहां के दरमियान का जो गैलीलियो रॉक है ना, वो ब्लैक होल है, क्योंकि ब्लैक होल स्मॉल है या लार्ज है, आई डोंट नो, नो वन कैन टेल यू। उसकी सिंगुलैरिटी क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे जाती है, और उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो तो पूरी फील्ड ऑफ जनरल रिलेटिविटी में आ जाती है। तो आपके पास ये ग्राउंड है नीड फॉर क्वांटम मैकेनिक्स का। आपको क्वांटम मैकेनिक्स, आपके पास जो जितने भी फोन्स हैं, ये सारे क्वांटम मैकेनिक्स के लॉस की वजह से यहाँ पे मौजूद है, नैनोटेक की वजह से यहाँ पे मौजूद है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास प्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर ना होता, अगर हम ये भी ना जानते होते ना 50%, जो हमें थोड़ा सा खुदा ने बता दिया, अगर हमें ये भी ना पता होता तो हमारी प्रिडिक्टेबिलिटी 0 होती हाइड्रोजन एटम के बारे में, 0 होती। तो 0 से बेहतर है हम इस पे कॉम्प्रोमाइज कर लें। लेकिन आपको अगर ये कम लग रही है ना, तो ये कम नहीं है। इससे आप कितनी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो, कितनी चीजें बिल्ड कर सकते हो, किस हद तक अंडरस्टैंड कर सकते हो चीजों को, दिस इज लिमिटलेस। आप फिर भी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि हमारी लिमिटेशन है कि हम इससे ज्यादा नहीं समझ सकते। ये यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्स है कि वो रैंडम है। गॉड प्लेस डाइस विद द वर्ल्ड, ये यूनिवर्स की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब अगर हम इस 50% को भी मान रहे हैं तो हम यूनिवर्स को ही समझ रहे हैं, ये हमारी गलती नहीं, हम यूनिवर्स को ही समझ रहे हैं। यूनिवर्स इज रैंडम इन अ सेंस। कोई क्वेश्चन है? ये जो पहले क्लासिकल मैकेनिक्स के आपने जो बेसिकली जो बड़े ऑब्जेक्ट्स की वो कह रहे हैं इक्वेशंस दे दी, ये छोटे लेवल पे भी अप्लाई करती हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स बड़े लेवल पे अप्लाई हो सकती है? ओके,
क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी थ्योरी होनी चाहिए, ज्यादा फंडामेंटल होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इसके साथ हार्मनी में आनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये फंडामेंटल इसे मैं थ्योरी कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें से अखज़ की जानी चाहिए ये, ना कि इसमें से अखज़ की जानी चाहिए, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि ये पिक्चर मैं आपको बना कर दे देता हूं। इफ दिस इज क्लासिकल मैकेनिक्स, दिस इज द एरिया ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, दिस शुड बी एरिया ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स एक बड़ा ग्राउंड होना चाहिए जिसमें से क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल्स हम डिराइव कर सकें, ठीक है। ज्यादा फंडामेंटल हमें थ्योरी चाहिए। क्लासिकल मैकेनिक्स की वो है लिमिटेशन है, जैसे मैंने कहा ना क्वांटम मैकेनिक्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते। क्लासिकल मैकेनिक्स की है। क्लासिकल मैकेनिक्स एक स्केल में जाके फेल हो जाती है, वहां पे आप यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, यू कैन नॉट, गलत रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि थोड़े से वे ऑफ मिलते हैं, गलत रिजल्ट्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल आमने सामने आए हुए मोमेंटम और पोजीशन, ये एट अ टाइम निकल सकते हैं, तो बिल्कुल गलत रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमें एक ऐसी फंडामेंटल थ्योरी चाहिए जिसमें से ये निकल सकें चीजें, ठीक। इसे इसके साथ हार्मनी में आना, इसे नहीं इसके साथ हार्मनी में आना। तो अगर आप पूछ रहे हो कि ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, लेकिन ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द बिगर पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स। तो फिर हमारे लिए ये क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई किया जा सकता है, मतलब लार्ज बॉडीज के लिए? Yes, everywhere in the universe. You can even create a wave function or formulate a wave function for this chair. It would be simple. और वो एक अप्रोक्सीमेशन होगी जो आपको इस शक्ल में मिल जाएगी। लेकिन वेव जो है वो एनर्जी कैरी करता है, तो ये कैसी एनर्जी कैरी करेगा? ये कैसी एनर्जी कैरी करेगा? इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सब में एनर्जी होगी, है ना, तो वो इसकी एनर्जी होगी। मैस इटसेल्फ इज एनर्जी, मैस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब हम वो हाइड्रोजन एटम के लिए जब वेव फंक्शन लिखते हैं तो हम ये मैस, जो कंपोनेंट्स का मैस है हमारे पास, जो यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर कंसीडर करें सिंपली क्लासिकली, तो उसके में एक टर्म रिड्यूस्ड मैस आती है। तो वो रिड्यूस्ड मैस जो उसका मतलब, रिड्यूस का मतलब ये है कि जो कंप्लीट मैस हम क्लासिकली जैसे मतलब अगर मेजर कर लें किसी ना किसी तरीके से, तो वो कम होता है इंडिविजुअल पार्ट्स के यानी कि, तो उसमें वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसमें नेगेटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पोटेंशियल होता है उन दोनों के दरमियान। तो उसमें हम ये फिर कहते हैं कि ये जो मैस है, रिड्यूस मैस की टर्म इस वजह से है कि कुछ ना कुछ मैस नेगेटिव एनर्जी की फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रहा है। ये प्योरली आई एम नॉट, मैंने पहले भी कहा कि एक घंटे में इसे आई डोंट लाइक टू बी लाइक वो नॉन मैथमेटिकल फिजिसिस्ट, यानी कि वो फिजिक्स के बगैर, मैथ के बगैर बात करने वाला जो बंदा होता है फिजिक्स में। लेकिन खैर इस घंटे में हमें थोड़ी सी आज़ादी है, सो वी कैन से एनीथिंग। अच्छा, एक चीज अगर हम लोग देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स इज वेरी अनइंट्यूटिव। हम लोग जो भी चीज सोचते हैं, हम लोग एक क्लासिकल दुनिया में रह रहे हैं, हमारी जो परसेप्शन सारा कुछ है वो एक काफी क्लासिकल इंटरप्रिटेशन है हर चीज की। व्हेन इट कम्स टू क्वांटम मैकेनिक्स हमारे पास, अब जैसे इंटरप्रिटेशन के जिक्र चल रहा था, अभी आप भी बार बार इंटरप्रिटेशन पे वर्क करते हैं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एंड द वन दैट वी आर फॉलोइंग इज कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन, जिस पे काफी ज्यादा काम भी हुआ है। द इशू दैट, मतलब मैं हल्का फुल्का जो एक बार तंग करते हैं वो है कि आई डोंट थिंक एवरी हम लोग के, हम जो हमारी इंटरप्रिटेशन, जो हमारी एक परसेप्शन है ऑफ आवर, मतलब ऑफ आवर सराउंडिंग्स वगैरह, हम तो उसको इसमें कह देते हैं ना कि इट इज अ वेरी जनरलाइज्ड थिंग। हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के जो फैक्ट्स हैं हमारे लेवल पे दे एग्जिस्ट, लेकिन दे आर नॉट ऑब्जर्वेबल, क्योंकि मैथ्स वगैरह, प्लांट्स मास वगैरह वो आ जाता है, हम लोग रिलेटिवली उससे ज्यादा बड़े हैं। तो ग्रैंड डिजाइन में जैसे भी एहसान ने जिक्र किया था, उसमें काफी अच्छे से उसने जिक्र किया हुआ इस पूरी चीज का। तो डोंट यू थिंक कि देयर माइट बी एन इंटरप्रिटेशन आउट देयर जो कि अभी तक हम उसको उस तरह से देख नहीं सके, जो कि इतनी अनइंट्यूटिव ना हो? और दूसरी चीज ये कि अब बार बार आपने दो चीजों का जिक्र किया, फंडामेंटल थ्योरीज। हम लोग इस टाइम अगर जनरल रिलेटिविटी की बात करें, इट्स अ फंडामेंटल थ्योरी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली इट्स डूइंग वंडर्स। आपके 100 साल बाद हमने ग्रेविटेशनल वेव्स प्रूफ किए हैं, 100 साल बाद, एंड दैट से समथिंग, एंड इट डज नॉट गो दैट वेल इन हैंड विद क्वांटम मैकेनिक्स। और तभी हमने जिक्र किया था बार बार कि इनके दरमियान जो रिकंसिलिएशन है वो दैट माइट बी अ ब्लैक होल, वी आर नॉट श्योर कि इट विल बी। अच्छा, तो डोंट, और आप बार बार कह रहे थे कि जो
फंडामेंटल जो थ्योरी है दैट्स क्वांटम मैकेनिक्स, फंडामेंटल मतलब इट्स अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, मतलब इफ वी कैन बी बोल्ड इनफ टू से कि वो इसी से बेस्ड होगी। डोंट यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो कि दोबारा से उसने जिक्र किया हुआ है इन ग्रैंड डिजाइन जो मैप थ्योरी है ओके कि they do not have to be defined by the same thing, मतलब सेम इक्वेशन। क्या पता हमारे पास जैसा मैप वर्क्स है, आपका एक मैप है, एक शीट है, वो इस एरिया के ऊपर सारी चीज को डिफाइन कर रही है, दूसरी शीट इस एरिया को पूरा डिफाइन कर, बट देयर इज अ स्लाइट ओवरलैप, देयर इज अ स्लाइट ओवरलैप जो दोनों चीजों को कनेक्ट कर रही है। तो डोंट यू बिलीव कि इंस्टेड ऑफ देयर बीइंग वन फंडामेंटल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग देयर कैन बी मेनी, बट देयर विल बी ब्रिजेस बिटवीन देम। ओके, ये बहुत मजे का क्वेश्चन किया है। एक ना मुझे कहानी याद आ गई, प्लेटो को जानते होगे आप सब लोग। प्लेटो एक स्टोरी सुनाता है। प्लेटो से किसी ने पूछा था कि क्या एरिस्टोटल ठीक कहता है या आप ठीक कहते हैं। थोड़ी सी इररिलेवेंट बात करूंगा लेकिन उसे इसके साथ कनेक्ट करूंगा, जैसे गैलीलियो की बात। प्लेटो से किसी ने पूछा था कि एरिस्टोटल सही कहता है या आप ठीक कहते हो। उसने कहा तुम ये कंसीडर करो कि दुनिया के जितने भी लोग हैं ना वो एक गार में बैठे हैं, तो उस गार में ना दो बंदे ये डिसाइड करते हैं कि हमें इस गार से निकल के बाहर जाना चाहिए और बाकी सब लोग डरते हैं बाहर जाने से। तो एक बंदा उठता है जो कि शायर है, वो बाहर जाता है और वो वापस आता है और वो नज़म लिखता है और उससे बयान करता है कि बाहर की कायनात कैसी है। दूसरा इंसान जाता है जो कि फिलोसफर होता है, वो जब अंदर आके बयान करता है ना तो वो बिल्कुल किसी और दुनिया की बात कर रहा होता है। तो लोग कहते हैं इन दोनों में से एक झूठा है और एक सच्चा है, दोनों सच्चे नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा अब आप कह रहे हो कि लेकिन मैथमेटिक्स तो यूनिवर्स हमें बताती है कि वो कैसी है, हम तो नहीं यूनिवर्स को बता रहे होते थे कि तुम कैसी हो, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में हम यूनिवर्स से सीखते हैं, जनरल रिलेटिविटी में हम यूनिवर्स से सीखते हैं, राइट? रॉन्ग। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, उन्हें हमने जो नाम दिए और जो पिक्चर्स दी हैं, दे आर नॉट दैट करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ स्पिन की। ठीक है, स्पिन जो है ना, स्पिन वो कंसीडर किया जाता था क्योंकि जब आप वो स्टर्न गर्ला एक्सपेरिमेंट करते हो जैसे सामने का, ठीक है, तो हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी नजर आती है एक बॉडी की जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जिसे हम कहते हैं कि स्पिन जैसी। ठीक है, आप कंसीडर करो कि मैं छत के ऊपर खड़ा हूं और मैं अपनी अम्मी को कहता हूं कि मुझे कपड़े ऊपर फेंक दो, और कपड़े यहां से आते हैं और उछल के मेरे हाथ में आ जाते हैं। तो ये मेरी प्री सपोजिशन है कि अम्मी ने फेंके होंगे, खुद तो नहीं ना आ सकते, है ना। तो इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में हम देखते नहीं है कि स्पिन क्या है, हम उसके इम्पैक्ट को देखते हैं और उसका नाम दे देते हैं स्पिन। ठीक है, अब बेयर विद मी। अच्छा, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था पॉली। आपने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से इसका नाम सुना होगा। इसने कहा मैं स्पीड कैलकुलेट करता हूं कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ स्पिन करता है पार्टिकल। दैट वेलोसिटी वाज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो उसने इसका कंक्लूजन पता क्या दिया? उसने कहा इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम प्लीबियंस के लिए, हम आम इंसानों के लिए स्पिन जैसी है। ठीक है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो वो इंपैक्ट देती है जो कि हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पिन देता है। ठीक है, इसी तरह हमने बाकी नाम दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉन को बहुत अजीब अजीब से। किसी ने वो दिया हुआ है, वेव दिया हुआ है, किसी ने पार्टिकल दिया हुआ है। क्या आप उसे वेव कहोगे या पार्टिकल कहोगे या दोनों कहोगे? दोनों कहने की सेंस ही नहीं बनती अगर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ ली, तो वो दोनों नहीं है। फाइनमैन तो इस बात से सख्त नफरत करता था कि वेव पार्टिकल डुअलिटी का लफ्ज बोला जाए। उसने अपने पूरे फाइनमैन लेक्चर्स में बोला इलेक्ट्रॉन्स, वेव पार्टिकल्स कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बिकॉज वी आर लुकिंग एट समथिंग दैट वी डू नॉट नो व्हाट वी आर लुकिंग एट, और हम उसे उस अपनी आंख के साथ बता रहे हैं जो हमने इर्द गिर्द देखी हैं चीजें। पहली चीज, अब इन दोनों का मिलाप क्यों नहीं होता, जनरल रिलेटिविटी का और क्वांटम मैकेनिक्स का मिलाप क्यों नहीं होता? इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। इसकी वजह यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स की जो बेस है ना सारी, वो बिल्कुल डिफरेंट है और जनरल रिलेटिविटी की बेस बिल्कुल डिफरेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स की दो बेसिस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, और दूसरी न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर फिजिक्स, मतलब ये एक ऐसी फोर्सेस इसकी बेस हैं जो बिल्कुल डिफरेंट फोर्स हैं बड़ी यूनिवर्स के। बड़ी यूनिवर्स में आपको ज्यादातर इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म का और न्यूक्लियर फोर्सेस का नहीं नजर आता, आपको ज्यादा ग्रेविटी का इम्पैक्ट नजर आता है।
तो आपने बेस की हुई एक थ्योरी ग्रेविटेशन पे और एक थ्योरी बेस की हुई है बाकी 3 फोर्सेस पे। जब आप स्मॉल और लार्ज का लफ्ज मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं स्मॉल में जाता हूँ मुझे ग्रेविटी ज्यादातर नजर नहीं आती, होती है लेकिन बहुत इररेलेवेंट हो जाती है, बहुत स्मॉल हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब मैं लार्ज वर्ल्ड में जाता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टीज हैं, गैलेक्सीज वाले लेवल पे जा रही है, ये अभी इस वाले लेवल पे, क्लासिकल जो रेल्म होता है उसमें गैलेक्सीज में, ब्लैक होल्स में हमें इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के उतने इम्पैक्ट्स नजर नहीं आते मॉडल करने के लिए अपनी गैलेक्सीज। हाँ, आपको अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है, लेकिन अगर आपने पूरी गैलेक्सी मॉडल करनी है, यू डू नॉट नीड इलेक्ट्रोडायनामिक्स फॉर एनीथिंग, यू डू नॉट नीड दैट, ठीक है। तो हमारी एक थ्योरी पूरी बेस कर रही है ग्रेविटेशन पे और एक थ्योरी पूरी बेस कर रही है 3 फोर्सेस पे। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये वही वाला है, गैलीलियो वाला। हमें एक ऐसी ऑब्जेक्ट चाहिए जो बिग भी हो, स्मॉल भी हो और उसमें सारी फोर्सेस हो। कौन सी है वो ऑब्जेक्ट? ब्लैक होल। ब्लैक होल चार्ज भी होता है, शेप्स में भी आता है और इसमें वर्चुअल पार्टिकल्स वाली बातें भी आप डिस्कस कर सकते हो। क्वांटम मैकेनिक्स का भी ग्राउंड है, जनरल रिलेटिविटी का भी ग्राउंड है, और आप लोग वो यंग बंदे हो जिन्होंने ये यूनिफाई करना है। आई एम गिविंग यू दी गैलीलियोस रॉक, एंजॉय। जो आपका क्वेश्चन था ना, मेरे ख्याल में मतलब आपने ये कहा था ना कि बैटरी कर लो बेशक आई नीड मोर मार्क्स। ओके, तो असल में आई एम लुकिंग एट द क्लॉक और हमें क्वांटम कॉन्शियसनेस पे भी बात करनी है। ठीक है, बात कॉन्शियसनेस पे अगर शुरू करते हैं तो ओके, सो आई विल जस्ट गिव एन आंसर, तो उसके बाद मैं क्वांटम कॉन्शियसनेस पे थोड़ा सा, जैसे उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पे ग्राउंड थोड़ा सा बना लिया था, इस तरह मैं उस पे बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल में जो इंट्यूशन वाली बात है ना, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू मी इररेलेवेंट। जब आप यू शुड बिलीव मैथमेटिक्स व्हाइल स्टडीइंग फिजिक्स, उसकी वजह क्या? हमारी जितनी भी इंट्यूशन बनी हुई है ना, वो क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ते हुए या क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए बनी है। हमने आज तक इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा, और यहां से एक बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम भी एक वो मेटाफिजिकल है, इतना यानी कि दलील जो है, यानी कि एक जो आर्गुमेंट है किसी चीज को, जो मैं बात कर रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, जो मेरी पिक्चर है, जो मेरा नॉलेज है, उसकी दलील क्या है कि उस ऑब्जेक्ट को मैंने डायरेक्टली देखा है या फिर उस ऑब्जेक्ट को मैंने ऑब्जर्व किया है। यानी कि मैं 2 लफ्ज यूज कर रहा हूं, इन दोनों को मैं किस तरह एक्सप्लेन लेता हूं वो मैं बता देता हूं। आप सपोज करें कि आप मुझे टच कर रहे हैं, यानी कि मतलब इस मोबाइल को आप टच कर रहे हैं, तो उससे आपके पास एक नॉलेज आ रहा है, या फिर आप देख रहे हैं डायरेक्ट, उससे नॉलेज आ रहा है, आप इसकी रिंगटोन सुन रहे हैं, आपको नॉलेज आ रहा है, यानी सेंसेशन से नॉलेज आ रहा है। अब इसको इस तरह देख लें कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर लाइट पड़ती है, एक तरफ से लाइट पड़ेगी, मेरा साया जो है वो एक बना है इस दीवार के ऊपर, मैं इधर से लाइट मारता हूं तो मतलब साया नहीं बनता, या फिर उस दीवार पे साया बनता है। तो ये जो साए हैं, इन सब की नॉलेज में कलेक्ट करता हूं, तो मैं इसको ट्रू कह सकता हूं, लेकिन ट्रूथ क्या है, जो असल ऑब्जेक्ट क्या है, वो साया नहीं है, वो असल ऑब्जेक्ट है। तो इंट्यूशन की जो जहां तक बात है ना, मेरे ख्याल में हमारी सारी जो इंट्यूशन है, और हम इमेजिनेशन, जो मतलब इंट्यूशन का ताल्लुक इमेजिनेशन से, हमारी जो इमेजिनेशन में वो चीज आ ही नहीं सकती जो हमने कभी देखी ना। मतलब इसका साइको मतलब न्यूरो साइंस से मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, बट आई कैन क्लेम दैट कि इस पे कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि इमेजिनेशन, आप वो चीज इमेजिन ही नहीं कर सकते जो आपने कभी देखी ना। अगर मैं ये कहूं कि आपके दिमाग के अंदर इतने बिलियन बिट्स हैं, यानी कि पिक्सेल्स हैं, जिनकी कलेक्शन से या कॉम्बिनेशन से आप कोई भी चीज इमेजिन कर सकते हो, तो वो जो पिक्सेल्स हैं वो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी फॉर्म में देखा होगा। आप कोई ऐसी चीज इमेजिन ही नहीं कर सकते जो आपने कभी देखी ना हो। तो हमारी इंट्यूशन के अंदर क्यों नहीं क्वांटम मैकेनिक्स आती? हमने कोई ऐसा क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट देखा ही नहीं है आज तक, इस वजह से आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन को, किसी भी चीज को इमेजिन ही नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स और जो आपकी इंट्यूशन है वो इसी वजह से टकराती है। मतलब मैं एक हाइड्रोजन छोटे से एटम को, वो पॉवर जो है वो एक पेज पे सोल्व हो जाता है, और 3 चैप्टर लगते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की एक किताब के हाइड्रोजन का वेव फंक्शन लिखते हुए, और 3 चैप्टर उस बुक को लगते हैं और आपको आधा सेमेस्टर लग जाता है। तो दैट्स द केस, मतलब हमने इसी वजह से। अब थोड़ा सा वो उस तरफ आते हैं क्वांटम कॉन्शियसनेस की तरफ। मेरे एक बहुत पसंदीदा फिजिसिस्ट हैं, मैथमेटिकल फिजिसिस्ट हैं, नोबेल लॉरिएट भी हैं, सर रॉजर पेनरोज। स्लो लर्नर थे, इस वजह से मुझे बहुत पसंद है। तो
खैर you cannot share a lot of things with other people. There were less amount of people in this universe you can share things with them. तो he is one of them with me. तो उनको उनके जो वालिद थे या मेरे ख्याल में जो वालदा थी वो न्यूरो साइंटिस्ट थे, एक मतलब उनका वो कॉन्शियसनेस में बड़ा एक इंटरेस्ट था, दिलचस्पी वो लेते थे कॉन्शियसनेस है क्या। अगर मिचियो कागो के मुताबिक इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन द यूनिवर्स। आपका जो ब्रेन है, मतलब ये दिमाग जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो क्वांटम कॉन्शियसनेस का आइडिया इस वजह से आता है कि हमें ये बायोलॉजी से पता है। अच्छा, मुझे नॉलेज ऑफ बायोलॉजी होना चाहिए था, आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज ऑफ बायोलॉजी जो कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास होना चाहिए था। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप सब लोगों ने भी ये बात सुनी होगी कि कॉन्शियसनेस जो है वो असल में क्या, मतलब दिमाग की जो वर्किंग है, हमारे माइंड की जो ब्रेन की जो वर्किंग है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक एक इलेक्ट्रिक पल्स जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। और वो सारे जो इमोशंस हैं, वो जो इतने वो मेटाफिजिकल और फिलोसॉफिकल चीजें हमें लगती हैं, जहां से शायरी भी निकलती है, जहां से मैथमेटिक्स भी निकलता है, जहां से क्रिएटिव राइटिंग भी होती है, जहां से एक्सियम्स ऑफ हिल्बर्ट स्पेस भी निकलते हैं। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ दीज थिंग्स जनरेट फ्रॉम वन मशीन दैट इज कॉल्ड ब्रेन। तो ये सारी की सारी जस्ट क्या हैं, कुछ बिलियंस ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, उनकी आपस में जो है ना वो कम्युनिकेशन है। तो जहां पे भी इलेक्ट्रिकल पल्स आएगी, मतलब स्मॉल बॉडीज की बात आएगी या फिर चार्ज वगैरह या जो भी आप कह लें, मैं एब्स्ट्रैक्टली बात करूंगा, तो वहां पे क्वांटम अप्लाई होगी। तो इस वजह से हम वर्ड क्वांटम कॉन्शियसनेस सुनते हैं। सर रॉजर पेनरोज इस वजह से भी इंटरेस्टेड थे और बचपन से उनमें एक क्यूरियोसिटी थी कि दिमाग कैसे काम करता है। अब एक और बहुत फिलॉसफी की चीज है, वो ये है कि वो बंच ऑफ पार्टिकल्स, शायद कार्ल सागन ने कहा था, बंच ऑफ पार्टिकल्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, वी आर द बंच ऑफ पार्टिकल्स आई मीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। तो हमारी अपनी जो परसेप्शन है वो अभी तक तो हम क्लासिकली, तो जहां तक मुझे मालूम है कि हम रियलिटी को कैसे परसीव करते हैं, हमें उसे एक्सटर्नली ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो मैं अपने दिमाग को खुद तो नहीं ऑब्जर्व कर सकता, वो कैसे कर सकता हूं वो मुझे नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा जो मोस्ट रिसेंट तरीका ये है कि मैं स्कैन करूं, सीटी स्कैन करूं या कुछ और, मतलब उसकी भी पिक्चर मुझे एक्सटर्नली दिखाई जाएगी। अपना दिमाग मैं खुद नहीं देख सकता। शायद किसी के पास ये एबिलिटी हो, आई डोंट नो, किसी के पास है, अल्लाह ना करे खैर। हाँ मतलब हाँ बिल्कुल, आप हाँ वो एक लफ्ज होता है उर्दू में खुद शनासी, पता नहीं वो मेरे ख्याल में क्या होती है, लेकिन जब जितनी मैंने शायरी थोड़ी बहुत चार फिक्रे पढ़े हैं, मुझे ये लगता है शायर अपने दिमाग को खुद पढ़ सकते हैं। अजीब मखलूकात होती हैं। खैर, तो अब मैं अपने दिमाग को नहीं देख सकता, मुझे इंसानी दिमाग देखने, अल्लाह का शुक्र है कि इतने ज्यादा इंसान है, अगर सब लोग भी खत्म हो जाए 2-4 बज ही जाएंगे मेरे स्टडी करने के लिए तो खैर मतलब इतने से तो मिल ही जाएंगे। और हमारे पास लुनेटिक ह्यूमन डिक्टेटर्स आते रहते हैं जो हमें ये मौका प्रोवाइड करते रहते हैं इंसानी दिमाग को स्टडी करने में। ओके, ऑन लाइटर नोट, डार्क लाइटर नोट। अच्छा, तो हमारे पास मौके हैं इंसानी दिमाग को स्टडी करने के, तो हम एक्सटर्नली उसे देखना पड़ेगा कैसे काम करता है। लेकिन एक और मसला है, वो मसला ये है कि फिर भी क्वेश्चन वही है, क्या मेरा दिमाग वैसे काम करता है? इसकी एविडेंस क्या है कि मेरे और उसके दिमाग में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब हम जब बॉडीज को देखते हैं तो इन बेंचेस के बारे में ये कह सकता हूं कि दे आर सिमिलर, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम, लेकिन हम मैथमेटिक्स को वो फॉर्मलिज्म में सिमिलैरिटी डिफाइन कर सकते हैं। मैं अपने और उसके दिमाग के अंदर वो क्या कह सकते, इनको मैथमेटिकली कनेक्ट कर सकता हूं, उनकी प्रॉपर्टीज को सेम कह सकता हूं, लेकिन दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो हो सकता है कि मेरा और इनका दिमाग सेम ही हो। हिंदुइज्म में एक मतलब वो कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्सल माइंड, इस यूनिवर्स का एक माइंड है, वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स दैट माइंड। हम में से हर एक जो है वो उस माइंड के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहता है। तो हो सकता है ये भी हो, लेकिन मतलब ये इतनी मेटाफिजिकल बातें हैं कि फिजिक्स में इनको डिस्कस करना भी बहुत मतलब वो क्या कहते हैं कि अपना वो बहुत कॉन्टेम्पचुअस है मैथमेटिकली इस तरह की बातें करना। खैर, तो मुझे जो लगता है ना, कॉन्शियसनेस के बारे में हम किस तरह बात कर सकते हैं, हम एक न्यूरॉन को पकड़ सकते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है। हमने सबसे जो सिंपलेस्ट चीज क्वांटम मैकेनिकली सोल्व की है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और एटॉमिक वर्ल्ड के ऊपर हमने जो सबसे ज्यादा सिंपल
चीज जो सॉल्व की है क्वांटम मैकेनिकली वो हाइड्रोजन एटम है। अब एक न्यूरॉन के अंदर एक सेल होते हैं, इतनी बायो तो आती है खैर अनफॉर्चुनेटली। एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, वी हैव अ सेल बॉडी। ओह थैंक यू वेरी मच। वी हैव बायोलॉजिस्ट हियर। अच्छा खैर मैं बायोलॉजिस्ट आपको कह रहा हूँ, मुझे बायो इतनी कम आती है कि मैं आपको बायोलॉजी पता नहीं आप बायोलॉजिस्ट है या नहीं। खैर तो उसके अंदर भी सेल के अंदर भी कितने एटम्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, न्यूक्लियस है, फिर उसके अंदर बड़े मुश्किल नामों वाली चीजें हैं। दैट्स व्हाई बायो इज ऑल अबाउट आई थिंक डीएनए होता है, मैसेंजर आरएनए। मतलब डीएनए की भी अगर हम बात कर लें तो वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। एक जगह पे मैंने मुझे उसको साइड नहीं कर सकता क्रेडिबल है या नहीं, 10 to the power आई थिंक 162 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक्स डीएनए के हमें दे दिए जाए, वो आपको पता है वो क्या होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिस जो होती हैं 5 हमारे पास। हाँ, बिल्कुल। और उसके साथ कुछ और भी मेरे ख्याल में होते हैं जो, या फिर यही होती हैं 5 होती हैं 4 होती हैं। हाँ 4 होती हैं। खैर दैट्स व्हाई आई एम नॉट गुड। Yeah, maybe he is the authority on this thing. 5 होती है मेरे ख्याल में 5 यूरासिल भी होती है। डीएनए में ना वो एक होती है थाइमीन, एक होती है यूरासिल। तो थाइमीन इज डीएनए एंड यूरासिल आरएनए। वो प्रॉपर्टी ना डीएनए और आरएनए डिफरेंट वो भी मुझे बहुत पसंद है। This is beautiful. 5 ठीक है। यानी कि 5 इनको बेसिक मैक्रोमोलिक्यूल्स कह लूं तो कोई मसला नहीं। न्यूक्लियोटाइड्स कह रहे हैं। ठीक है। मैं मैक्रोमोलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा होते हैं। मैं ये कह नंबर ऑफ एटम्स यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। अब उन हर एक के मैक्रोमोलिक्यूल को गिन के भी कॉम्बिनेशन बनाने चाहिए, उसको छोड़ दें अभी। ठीक है, 5 बिल्डिंग ब्लॉक, 5 ईंटें ले लेते हैं। उन ईंटों के अंदर जो गारा और जो डस्ट के पार्टिकल्स जो मिलियंस ऑफ बिलियंस की तादाद में इकट्ठे हुए हैं, उनको भी छोड़ें। 5 ईंटों से आप इतने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मतलब क्वांटम मैकेनिकली अगर आपको वेव फंक्शन एक उसका बनाना, हाइड्रोजन का बनाना पड़ा था तो 3 पेजेस लगे थे। 3 चैप्टर्स लगे। हाँ तो इस मतलब हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम, और इसमें मैं क्या कह रहा हूं, ये कॉम्बिनेशंस हैं जो उसके बन सकते हैं आपकी बेसिस के। अच्छा, इसके बाद अब आपने वो जो हमारे पास इल्हामी किताबें आती हैं, उनकी बड़ी सिंपल सी जिल्दें लेकिन बहुत खूबसूरत पेज के साथ वो प्रिंट हुई होती हैं। तो इसी तरह की एक कोशिश कनाडा में की गई कि हम डीएनए को प्रिंट करते हैं। डीएनए को प्रिंट किया गया। इट वॉज आई थिंक 32 बुक्स, और मतलब मेरे पास अभी कोई ऐसी किताब नहीं है जो एक किताब के बराबर मोटी हो उनमें से। तो खैर आप सबने वो ग्रिफिथ की वो जो बुक है जो वो हार्ड जिल्द में आती है, वो तो देखी होगी, वो वाली उस तरह की, या तो यानी कि बाइबल्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, 32 बाइबल्स और गॉस्पल्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। और उनमें से आप एक जगह पे 3 लेटर्स को चेंज करें एंड देयर इज अ जेनेटिक डिसीज, 3 लेटर्स के इधर उधर होने से म्यूटेशन, और वो 3 लेटर्स की वजह से जो जेनेटिक डिसीज आती है दैट्स इनक्योरेबल। यानी कि हम एक ऐसी चीज को क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मतलब मैं क्या कहूं इसके बारे में। खैर आपको इसको कॉम्प्लेक्सिटी पता चल गई है अब। ओके, we had very similar problem 60 years ago जब हमने एनिग्मा को ब्रेक करना था। that was a very big problem। और उसमें 59 मिलियन प्रोबेबिलिटीज बन रही थी जो एक 20 मिनट में सॉल्व करने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी जब कंप्यूटर बना। तो इससे ज्यादा तो नहीं है ना वो, इससे ज्यादा नहीं है ये फिर भी ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन पॉइंट ये था कि अगर वो प्रॉब्लम जिसके बारे में कहा गया था अगर मैनुअली सॉल्व की जाए तो उसे अभी तक एज ऑफ यूनिवर्स जो है उसे 10 टाइम्स लगेंगे। ठीक है, तो इसे तो उससे भी ज्यादा लगेंगे। हाँ, अब मैं इसी की तो पॉइंट मेरा ये था कि अगर वो सॉल्व हो सकती है तो इट वुड बी सैक्रिलीजियस टू से कि ये नहीं हो सकती। मैंने कब कहा नहीं हो सकता? हाँ, मैं खुश हूं कि आपने नहीं कहा। ओके, सो अब एक हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ब्रेन की पता है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बायो एंड आई हैव नोन नथिंग अबाउट बायो। तो खैर आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन बायो। ओके, दैट विल बी ऑन ऑनर। उसके बाद अब क्या मसला है, वो मसला ये है कि कुछ एटम्स आपस में मिले
तो दे बिहेव इन सम मैजिकल वे। अब जब हमारे पास बैक्टीरिया की हम बात करते हैं तो वो हम उसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में और बाकी बंच ऑफ हैं तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने न्यूक्लियस को ब्रेक किया, मैंने सब कुछ, एट द एंड ऑफ द डे तो एलिमेंट्स ही हैं, यानी कि एटम्स ही हैं। ये तो हम सब मानते हैं कि ये एटम्स ही हैं, लेकिन कुछ एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, और एक बात स्टैब्लिश्ड है कि वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है उसमें एटम्स बहुत ज्यादा है, और जो बाकी कॉम्बिनेशन जिसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं आ रही वो बहुत कम है। यानी कि यहां पे मैं कुछ चाहे टन्स ऑफ क्या कह दूं कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन या वो देख लूं तो वो उसमें वो सेंटिएंट नहीं होगा, वो सेंसेस नहीं रखेगा, ठीक है। मैं जैसे मर्जी उसको एक जगह पे जितने मर्जी एटम्स एक जगह पे रख लूं, लेकिन उनका एक खास कॉम्बिनेशन और बहुत ज्यादा तादाद में जब एटम्स मिलेंगे, ये बात मुझे पता है कि वो मतलब सेंसेस उनकी होंगी, उनके पास वो ब्रेन की एक प्रॉपर्टी उनके पास होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो उसको बायो में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन मैं लेमन लैंग्वेज में उसको कह सकते रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब जो सिंपलेस्ट चीज है यूनिवर्स के अंदर जो रिप्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि अपने आप को कॉपी कर सकती है, जो इंफॉर्मेशन की सेंस रखती है, या मैं इसको इस तरह कह सकता हूं इंफॉर्मेशन की सेंस रखती है, वो क्या है मेरे ख्याल में बैक्टीरिया, या इससे भी कोई छोटी चीज। वायरस के बारे में ये कह सकते हैं, ओके, एनीथिंग दैट हैज डीएनए। तो वायरस के बारे में ये कह सकते हैं कि ये मतलब उसके एक कंडीशन चाहिए होती है, उसको एक होस्ट चाहिए होता है, लेकिन फिर भी वो भी ये प्रॉपर्टी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब एटम्स बहुत बड़ी तादाद में खास अंदाज से मिलेंगे, यही एटम्स जिनको कुछ नहीं पता सेंसेस क्या होती हैं, ये वो सेंसेस की जो प्रिमिटिव फॉर्म है, जो क्या कह सकते हैं उसको बहुत सादा सी फॉर्म है, वो रखना शुरू हो जाएंगे। यानी कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद रिप्रोड्यूस करने के बाद दे कैन रिस्पॉन्स टू अपने एक्सटर्नल सेंसेस, ठीक है। तो वो सेंसेस का लफ्ज मैं बहुत जनरली बहुत वेगली यूज कर रहा हूं, मैं सेंटिएंट का वर्ड मैं यूज कर रहा था इससे पहले, लेकिन मैं मतलब आसान जुबान के लिए सेंसेस। तो अब हमें ये मालूम करना है हमारे पास यूनिट ऑफ सेंस क्या है। जिस तरह हमारे पास फिजिक्स के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, उनको जैसे हमने कैटेगराइज किया हुआ है कि ये इस तरह के पार्टिकल्स हैं, ये इस तरह के पार्टिकल्स हैं, एंड मैस का एक पार्टिकल है, एक फील्ड का एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के पार्टिकल्स, यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि फील्ड्स के हमारे पास पार्टिकल है, एक खास प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, मैथमेटिक्स है उस प्रॉपर्टी का, और उसके कुछ पार्टिकल्स हैं। इसी तरह हमें मालूम करना पड़ेगा कि कितने ज्यादा यानी कि बंच ऑफ एटम्स जो हैं वो सेंसेस रखना स्टार्ट कर, यानी कि हमें यूनिट ऑफ क्या कह सकते हैं सेंटिएंट का जो यूनिट है वो मालूम करना पड़ेगा। तो उससे काम थोड़ा सा शायद आसान हो जाए, शायद वाली बात है। अब लाइफ जो है वो मतलब उसके बारे में भी ये फिजिक्स का प्रॉब्लम बन गया कि हाउ लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस, लाइफ कैसे आई। तो एक फिजिसिस्ट हैं, वो इंग्लिश फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी है। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि उनका अपनी थ्योरी के बारे में क्लेम क्या है। वो ए बायोजेनेसिस आपने देखा, सब लोगों ने सुना होगा कि ए बायोजेनेसिस ये है कि समथिंग फ्रॉम नथिंग, इन लेमैन्स टर्म्स समथिंग फ्रॉम नथिंग, लेकिन ऐसी बात नहीं है, समथिंग फ्रॉम नथिंग इज नॉट दैट सिंपल। ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास एक जगह पे कुछ एटम्स को या मतलब कह सकते हैं पार्टिकल्स को होना चाहिए, फिर उनको एक खास अंदाज से उनके साथ एनर्जी इन्फ्लुएंस का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो, और उसके बाद वो कोई ना कोई फॉर्म लें, उनके मतलब उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती जाए, और फिर वो सब कुछ बनेंगे, ठीक है। और ये रैंडम होगा सब कुछ, यानी कि अगर रैंडम ना हो, प्लान्ड हो, तो फिर वो ए बायोजेनेसिस नहीं रहेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स के बारे में कहा जाता है कि किसी ना किसी जगह भी अर्ली यूनिवर्स में ऐसा काम हुआ था, या मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि एनर्जी जो थी वो कुछ पार्टिकल्स के ऊपर, या मैं बहुत सिंपली उसको उनके वो अच्छा मैंने वो क्लेम सॉरी नहीं बताया, क्लेम ये था कि जो ग्रेविटेशन का लॉ है, न्यूटन लॉ जो है वो उसके बारे में जिस तरह सब लोग क्लेम करते हैं वो सही है। यानी कि मतलब वो जैसे रिचर्ड डॉकिंस ने से जब एवोल्यूशन पे लोग क्लेम करते हैं तो वो कहता है कि यू डोंट बिलीव इन एवोल्यूशन बट यू डू बिलीव इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी बिकॉज आई डोंट सी पीपल फॉलिंग ऑफ देयर विंडोज, ठीक है। तो मतलब अगर हम ग्रेविटी में यकीन करते हैं तो उन इंग्लिश साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो उनकी थ्योरी है कि हाउ लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस वो इतनी ही वैलिड और ऑथेंटिक है। अब वो थ्योरी क्या, उसको अडेप्टिव डिसिपेशन का नाम दिया, आई हैव जस्ट गॉन थ्रू दैट। तो मैं उनका साइड कर
कर रहा हूं कि अगर एक जगह पे कुछ पार्टिकल्स हैं, खास अंदाज में पड़े हैं, दे इंटरेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल फोर्सेस, बट उनके ऊपर एनर्जी, खास अमाउंट ऑफ एनर्जी और खास कंडीशंस में, वो जो अर्ली यूनिवर्स की कंडीशंस थी कि हाई टेम्परेचर में या मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ इवन वाटर, क्योंकि मतलब ये थ्योरी है एक कि जो लाइफ का एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ आ सकता है वाटर में, ठीक है। तो मतलब ऑन वाटर में भी नहीं, सी बेसिस में, ठीक है। तो अब उनके ऊपर एनर्जी टकराती रहती है, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी आते आते इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि लाइक वो जो पहली प्रॉपर्टीज हैं माइक्रो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनके अंदर वो अपीयर होना शुरू हो जाती। तो हमें वो जो पहला कॉम्बिनेशन है उसके बारे में सोचना चाहिए कि कब ऐसा हुआ और कैसे हुआ कि उनके अंदर वो जो मैंने जिसको यूनिट ऑफ सेंसेस का उसकी डेवलपमेंट हुई, उस प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट हुई। तो उसको हमें मतलब ऑफ कोर्स क्वांटम मैकेनिकली सोल्व करना पड़ेगा। तो ये फिजिक्स का एक बहुत बड़ा फिर प्रॉब्लम बन जाएगा, लेकिन वी हैव लॉन्ग वे टू गो। और इसके साथ साथ अभी मतलब ये तो मैं बहुत रेडिकल बात कर रहा हूं कि ये हमें ऐसी हमारी डेवलप हो सकती है क्वांटम कॉन्शियसनेस की थ्योरी, लेकिन अभी रॉजर पेनरोज बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो इस क्वांटम कॉन्शियसनेस के ऊपर। तो उसके मुताबिक हमें जो मौजूदा ब्रेन डेवलप हो चुका है, इसके न्यूरॉन के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि वो कैसे काम करता है। वो मैंने बताया है कि मुझे जो लगता है वो इतना मुश्किल है, वो इतनी ज्यादा मतलब हमारे पास मसाइल है उसके अंदर। तो क्वांटम कॉन्शियसनेस इज यस। जैसे अभी जो आपने क्वांटम कॉन्शियसनेस की बात की है, आई मीन आई डिड नॉट नो अबाउट दिस अ वीक अगो, मतलब अगर तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की। ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग दैट पॉप्ड अप वाज लाइक ब्रेन से रिलेटेड हर जिसका जो ब्रेन की वर्किंग वगैरह, बिकॉज़ लाइक आई बीन रिसेंटली स्टडीइंग साइकोलॉजी एंड उसमें भी ये कि मतलब द ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी। तो जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है हमारे लिए फिजिक्स के अंदर, ठीक है, या ब्लैक होल है कि हमें पता है कि एग्जिस्ट करते हैं बट हमें नहीं पता मतलब एक्चुअली काम किस तरह करते हैं। ब्रेन इज काइंड ऑफ लाइक अ ब्लैक होल फॉर बायोलॉजिस्ट ना, बिकॉज देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, राइट। बट एनआईवी वाले बातें की वो ठीक है, बट जब सबसे पहले मेरे ख्याल में क्वांटम कॉन्शियसनेस का मैंने लफ्ज सुना तो मेरे दिमाग में चीज आई थी। आई डोंट रिमेंबर कि एम थ्योरी से या स्ट्रिंग थ्योरी में से, बट वन ऑफ देम इट सेज दैट एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल the universe might be conscious. So जब observation की वजह से states change होती हैं, तो because you know वो एक कहते हैं कि काफी fabric है, उसके अंदर extra dimensions हैं. Because I think string theory valid होने के लिए 11 dimensions की yes. One version of string theory states that there are 11. Yeah, 11 dimensions हैं. तो वहाँ पर वो कहते हैं कि like our universe is conscious, like उस level पर एक consciousness है, and क्या कहते हैं, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा interesting लगा था as a discussion parameter, because it would be really, I think, बड़े मजे की बात होगी अगर you know universe conscious है and like it's deciding that what we get to see. लेकिन मुझे इससे भी एक और मतलब मेरे ख्याल में अगर ये बात है तो फिर यूनिवर्स डिसाइड्स के हम हूं, यूनिवर्स डिसाइड्स के, क्योंकि यूनिवर्स को मतलब गिवन दैट अगर हम कहते हैं यूनिवर्स कभी नहीं थी और आई है या फिर हमेशा से भी थी, तो हम इसके अंदर अगर मौजूद, अगर यूनिवर्स डिसाइड्स के हम हूं के वो इटसेल्फ कुछ डिसाइड करती है लेट्स से, तो फिर यूनिवर्स डिसाइड्स के हम हूं, यूनिवर्स डिसाइड्स के हम, अगर मैं मैथमेटिकल एक थ्योरम है बहुत एक्सक्यूजिट और बहुत रेडिकल थ्योरम है, उसके वो मैं साइड करना चाहूंगा। तो उससे पहले अच्छा तो हम हूं, हम ये क्वेश्चन करें, आप मुझसे ये पूछें, ये यूनिवर्स को पता है कि हम मतलब हैरान हो रहे होंगे खुद पर के हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बड़ा खुद को स्मार्ट समझ रहे होंगे, लेकिन यूनिवर्स हंस रही होगी कि क्या पागल होना है। तो जो जस्ट वन लेट मी साइड दैट मैथमेटिकल थ्योरम। अब वो मैथमेटिकल थ्योरम जस्ट मैं साइड करने लगा हूँ वो आप लोगों, क्योंकि मैंने सबसे पहले जब मैंने बात करने आया तो मैंने कहा आई विल टॉक सूडो साइंस। सो मतलब सूडो साइंस से यहाँ पे ये मुराद है कि हम वी कैन शेयर आइडियाज अबाउट द पर्सपेक्टिव्स नॉन मैथमेटिकली, ये ऐसा हो सकता है। हम अपनी क्रियोसिटी के लिए तो पॉपुलर साइंस बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, मतलब ले मैन साइंस जिसको हम कह सकते हैं। तो हम विदाउट एनी मैथमेटिकल ब्लास्फेमी हम कुछ भी कह सकते हैं। तो दिस इज द फ्रीडम वी कैन एंजॉय, सो लेट मी एंजॉय दैट फ्रीडम एंड लिबर्टी। तो वो कर्ट गडल का नाम आपने सुना होगा, मैथमेटिक्स का एक थ्योरम है गर्डल्स इनकम्प्लीटनेस थ्योरम। वो ये कहता है कि एक सिस्टम के अंदर अगर आपको सब कुछ
मालूम है, मैं उसको बहुत ज्यादा मतलब लेमैन और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो उसकी एक इंटरप्रिटेशन ऐसे हो सकती है, ये कहना चाहिए कि अगर आपको सिस्टम के बारे में सब कुछ मालूम करना है तो आपको सिस्टम को बाहर से देखना है। यानी कि उसको मैं इधर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना असल में यूनिवर्स और हमारा जो रिलेशन, कि अगर आप सिस्टम के अंदर हैं और फिर भी आप सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप खुद के बारे में जानना चाहते हैं, तो यू हैव टू डिसाइड योर स्टेट कि मेरी सिस्टम के अंदर एटलीस्ट आपको पता मेरी सिस्टम के अंदर स्टेट है, तो हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी इस यूनिवर्स के अंदर क्या। This is quite analogous to the brain argument, right? Yes, that's why I just तो वो इनकम्प्लीटनेस थ्योरम असल में कुछ और है, वो मैथमेटिकल एंटिटीज के बारे में है कि एक मैथमेटिकल एक्सियम्स हैं एक सिस्टम के अंदर, तो मैथमेटिकल एक्सियम्स के अंदर मैं एक एक्सियम के बारे में कुछ भी प्रूव कर सकता हूं कि वो एक्सियम ट्रू है या फॉल्स है। तो मतलब वो आप एक मैं वीडियो भी है वो आई थिंक उसकी है मैथ फाइल की, आई डोंट नो, वो इक्वाडल्स एक वीडियो का नाम है होल एट द बॉटम ऑफ मैथमेटिक्स, नंबर फाइल की, हाँ, तो वो अब आप देख सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो एक क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ये है कि एज यू सेड कि हम ब्रेन के लिए कोई ऐसा काम करें कि ब्रेन का वेव फंक्शन हम डिवाइस कर सकें। दैट वुड बी क्वाइट डिस्टर्बिंग अगर हम दो ब्रेन्स का एक वेव फंक्शन डिस्क्राइब करें, क्योंकि अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कर रहे हो वो हमारे लिए ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है कि ओके ये दोनों सुपर पोजिशन में हो सकते हैं, दो पार्टिकल्स हैं। बट व्हाट अबाउट सुपर पोजिशन ऑफ टू ब्रेन्स, वो इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट हाँ, फिर आप मैथमेटिकली किसी को प्रपोज कर सकते हैं ना, लाइक यार मेरा वेव फंक्शन आपके साथ मैच कर सो देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन के यार और मसले आ जाएंगे यार, वो मैथमेटिकल जन्म कुंडली। सर मेरा एक क्वेश्चन है, यस, do you think that light is a bit of a flawed way to observe the universe? Because when we look up, we're literally looking in the past. So, what's your take on that? so what is another way? It is the fastest thing in the universe. Yes, That's my question. That if there were an instantaneous way of observation, I guess half of our problems would be That's an solved. interesting question because that very fundamental question, यानी कि ये Yes. कुछ चीजों को क्वेश्चन करना प्रोहिबिटेड समझा जाता है, लेकिन यस बात तो ठीक है कि इंस्टेंटेनियसली अगर आप कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, मतलब फॉरन मिल रही होती तो उससे आसानी तो वहाँ पर डिफिकल्टीज भी होती हैं। Another thing is कि फॉर एग्जाम्पल आप अभी एग्जिस्ट कर रहे हो ना, आपके पास सर्टेन इक्विपमेंट्स अभी हैं। The fact is that we do not realize that light traveling at a certain speed and the restriction on it is actually a blessing in disguise. The reason is this कि अगर let's say आपका जो 14 billion years ago at the beginning of the universe we did not exist. There was no human to observe what was happening. So all of that information, it would have been lost. There would have been no way to know exactly how the universe began. So the most famous question I think that almost majority of the population has, despite having different beliefs and faiths, is कि यार हम कहाँ से आए, कैसे आए, how did it all start? So had it not been this way, तो वो जो सारी information थी वो अब तक नहीं आती। अर्थ का evolution कैसे हुआ, गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हुई, we know how stars form because हम लोग अभी देख रहे हैं कुछ stars जो कि obviously in reality they were formed like billions of years ago, but उनकी light हमारे पास अभी पहुंची, therefore we can, because right now in the universe at the present time in the real time no new star is forming. जो भी star formation थी आखिरी बहुत millions of years पहले हो चुकी थी। So that's our only chance to observe what's happening in the universe. So it's kind of like a give and take, you know, pros and cons है दोनों चीजों के। Right. कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है तो एक और खड़ी कर रही है। एंड विद आई पर्सनली बिलीव कि विदाउट ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट के अंदर किसी भी चीज़ का कोई फायदा नहीं है जब आपको पता ही नहीं पहले क्या हुआ है। तो whatever is going to come after, your prediction, your understanding of that is going to be flawed. Right. I guess the same is happening with the James Webb telescope. लास्ट बात, Right. अच्छा, अगर लाइट इंस्टेंटेनियसली वो करती होती, प्रोपगेट करती होती, तो यूनिवर्स में जितने भी एटम्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते और हाई एनर्जी में जाते जाते डिस्ट्रॉय हो जाती यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाती। पहली चीज। दूसरी, हम उस इन्वायरमेंट के कंपैटिबल नहीं है, फिर हम डेवलप ना हो, क्योंकि हम इस तरह के मतलब हम जो अभी हैं गिवन डैट के हमने एक यूनिवर्स चूज करनी है कि जिसमें हमने रहना है, तो हम ये जो आप यूनिवर्स जिसमें लाइट इंस्टेंटेनियसली
वो एक जगह से दूसरी जगह जाती होती, हम उसमें नहीं रह सकते। हाँ, और दूसरी हम चीज़- इवॉल्व ही इस तरह हुए हैं कि हम इस यूनिवर्स में रहने के लिए। हाँ। उसको फिलैंथ्रोपिक, यस वी आर हाँ, एंडिंग चलो। चलो सही है, बाद में Thank you everyone for